नमस्कार दोस्तों। क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं अतुल गर्ग साहब, जो दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। कल हम सभी ने देखा किस तरह से एक घटना हुई जिसमें दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दरअसल एक बिल्डिंग में आग लग गई और इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, किसकी गलती है ये। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है, डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया है, बल्कि 2 डॉक्टर को अरेस्ट किया है। एक मालिक है और जो डॉक्टर भी है, एक उनका साथी है जो डॉक्टर है। सवाल ये उठता है कि क्या फायर विभाग का इसमें क्या रोल बनता है। सर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, 7 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है सर? दिल्ली फायर सर्विसेज का इसमें क्या रोल बनता था? देखिए ये जो बिल्डिंग थी प्रोबेबली 9 मीटर से कम है। और 9 मीटर से कम जो अभी लॉ है उसको एनओसी नॉट रिक्वायर्ड है। हमने ऑलरेडी एमसीडी को आज चिट्ठी लिख दी है कि आप इसकी हाइट मेजर करके बताएं, अगर ये 9 मीटर से ज्यादा है तो ये हमारे प्रीव्यू में आती है और इसको एनओसी लेना चाहिए। अदरवाइज इसमें एनओसी की रिक्वायरमेंट फायर डिपार्टमेंट से नहीं आएगी। अब दूसरा सवाल ये है कि ये इसका जिम्मेदार कौन है। आपको ये बताना चाहूंगा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि दिल्ली फायर सर्विस एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। हमारे पास जो केस है रिफर होके आते हैं। नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के केस में जो है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस रिफर करते हैं। अगर आप इसी के सिलसिले में बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग लें तो ये सभी जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है वो हमारे पास केस भेजते हैं। बैंकेट हॉल में एमसीडी भेजती है, पुलिस भेजती है, कुछ केसों में एक्साइज डिपार्टमेंट भेजते हैं, मेट्रो अपने केस भेजती है बीइंग ए बिल्डिंग अथॉरिटी। रेलवे डिपार्टमेंट, जैसे अभी रेलवे के डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो हमारे पास केस भेजती है कि हम बना रहे हैं, इसको आप देखिए, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट कीजिए। उसके बाद हम इंस्पेक्शन में जाते हैं। तो इस केस में हमारे पास इसका कोई बिल्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कभी इसमें इंस्पेक्शन हुआ नहीं, कभी ये केस रिफर भी नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा इसमें लग रहा है कि शायद ये जो ओनर थे या जो इनके एडवाइजर जो भी रहे उन्होंने ये बताया होगा, क्योंकि 9 मीटर के से नहीं चाहिए तो ये उसके ग्रैब में चला रहा होगा कि मेरी बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर से कम इसने दिखा रखी होगी शायद, और जो है वो अब इसको चला रहा होगा। मेरे हिसाब से ये पता चलता है, बाकी जब इसकी हाइट मेजर होके आएगी। अब तीसरी बात है कि फिर ये चल कैसे रहा था। तो ये लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है कि हर एक इसको चलाने की परमिशन किसने दी है। एक लाइसेंसिंग, इसकी लाइसेंसिंग होती है, हर एक डिस्पेंसरी की भी लाइसेंसिंग होती है, जो लैब होती है उनकी भी होती है, नर्सिंग होम सभी की होती है। तो जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इसको लाइसेंस दिया चलाने के लिए तो उस टाइम में उन्हें ये मेजर चेक करने चाहिए। लेकिन सर, एक बात तो ये बनती है ना कि आपने ठीक कहा कि 9 मीटर से ज्यादा होगी तो आप एनओसी देंगे उसमें, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे सर एक कानून के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि कोई इस तरह से चल रहा है, क्या फायर डिपार्टमेंट अपने से कॉग्निजेंस लेकर चेकिंग नहीं करता? उसको अगर केस कोई रेफर किया जाएगा वो तभी चेकिंग करेगा। मान लीजिए इस तरह के और बहुत सारे चल रहे हैं, तो फायर विभाग की जिम्मेदारी नहीं कि वो जाके चेक करें कि यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको लेकर कानून क्या कहता है सर? जी, यही तो मैंने आप अभी यही बात बताई है कि ये चल रहा है। इसको किसी ने लाइसेंस दिया है चलाने के लिए। ऐसे तो चल नहीं रहा है कि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। तो जिसने लाइसेंस दिया है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आदमी ये एक्टिविटी करेगा यहाँ पे। मान लीजिए रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, नर्सिंग होम में इसमें आदमी भर्ती, तो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट देखने उसको हमारे पास केस भेजना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका एनओसी नहीं होता तो हम लिख के देते थे कि इस केस में एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप जो मिनिमम फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है वो करें, और एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अरेंजमेंट करें। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज द मेन जो उस चीज को अलाउ कर रही है कि आप यहाँ ये खोल सकते हैं, रन कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप फीस ले रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो असली उन्हीं की है। हाउ डू आई नो कि एक कहीं दूर दराज में एक एनओसी, एक बेबी केयर सेंटर खुल गया और वो चलना शुरू हो गया। अनलेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसने उसको अलाउ किया वो मेरे पास उसको भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फील्ड स्टाफ नहीं होता है, हमारा नहीं, कोई लेकिन ऐसा सर क्या सिस्टम। फायर अपने हिसाब से इस तरह से नहीं कर सकता सर? कोई ऐसा कानून नहीं है कि फायर के पास जो भी केस आएगा और रेफर केस आएगा? यहाँ तो इतनी सारी बिल्डिंग्स जी बन रही हैं, फायर खुद भी तो कुछ करता होगा सर। नहीं, ये मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, हम टेक्निकल डिपार्टमेंट, मेरे पास जब केस रिफर होगा तो मैं इंस्पेक्शन करने जाऊंगा, अदरवाइज मैं सीयू मोटो नहीं आता। हम्म। सर, इसमें मैं जानना चाहूंगा कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी फायर के अधिकारियों को, क्योंकि काफी इसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का क्या फॉलो किया गया था, ये पहले तो ये जानना चाहूंगा। देखिए क्योंकि इस बिल्डिंग का कभी इंस्पेक्शन हुआ नहीं था, हमारे पास ये बिल्डिंग कभी रिफर भी नहीं हुई थी,
तो इसलिए इसमें कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट ड्यूरिंग जो फायर फाइटिंग पाए भी नहीं गए। तकलीफ इसमें सबसे ज्यादा हमें ये हुई, दो बातों के लिए मैं आपके माध्यम से सबको भी कहना चाहूंगा कि जब ये आग लगी, जब कॉल आई थी तो कॉलर ने हमें ये कहा था कि सर इसमें सिलेंडर फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं और आप जल्दी से गाड़ियां भेजिए, और ज्यादा गाड़ियां भेजिएगा क्योंकि बच्चों का भी मामला है। हमने 7 गाड़ी भेजी, उसके बाद नजाकत को देखते हुए हमने 7 करीब और गाड़ियां भेजी, टोटल ये 14 या 15 गाड़ियां हो गई थी। और मैं खुद इस पे निगाह बनाए हुए था। सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें ये आई, इसमें सिलेंडर फटे, वो सिलेंडर सीढ़ी के पास थे, और उस वो एक ही रास्ता था उसमें जाने का, तो वो ब्लॉक हो गया था। तो हमें जो है, क्योंकि बच्चे भी बचाने थे, ये पता चल चुका था कि लोगों ने बताया था कि यहाँ पे बच्चे हैं, और कुछ लोग कोशिश भी कर रहे थे निकालने की बच्चों को। तो हमने 2 टीमें बनाई, एक टीम को कहा फायर फाइट करो, और दूसरी टीम को बगल की छत से कहा कूद के अंदर जाइए, जैसे ही बच्चों को बचाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि वहां पे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई ये बताने वाला नहीं था कि अंदर कितने बच्चे हैं, अपने कितने और सिलेंडर हैं, क्योंकि सिलेंडर फट रहे थे और वो 50-50 मीटर दूर तक गए थे। तो हमें अपने फायरमैन की सेफ्टी भी देखनी थी, बगल वाले घरों की भी सेफ्टी देखनी कि और सिलेंडर पड़ गया, देखा कि दो, इस केस में बगल वाला घर इन्वॉल्व भी हो गया था। इस बेबी केयर सेंटर के बगल वाला घर इन्वॉल्व भी था बिकॉज ऑफ सिलेंडर, उसके लिफ्ट का डोर भी टूट गया था। तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये बताने वाला कोई नहीं था वहां पे, और इस वजह से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि आप एक बिल्डिंग में जाते हैं, किधर से रास्ता है, कौन सी छत जुड़ी हुई है, उस ढूंढने में आपके 2-4 मिनट खराब होते हैं। लोग बताते हैं कि आप इधर से कूद के चले आइए, तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिला नहीं। तो 2-4 मिनट की जरूर इसमें देर हुई है, क्योंकि मेरा आदमी एक छत पे गया, वहां से सीढ़ी लगाई, फिर खिड़की से अंदर गया। तो अदरवाइज 2-4 बच्चे और बच सकते थे, ये बात बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। सर इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा कि मैंने देखा दिल्ली फायर सर्विसेज ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि बड़ा इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, 12 के आसपास बच्चे बचाए भी गए इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 बच्चे जो है वो नहीं बचा पाए, क्योंकि फायर को जब कॉल मिली होगी थोड़ा वक्त लगता ही है पहुंचने में फायर सर्विसेज के अधिकारियों को। सर आम लोगों की दृष्टिगत मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह से क्लिनिक, ठीक है वो तो लाइसेंस देने का काम तो एक प्रॉपर अथॉरिटी का है, वो देगी आपको लाइसेंस। फायर का इसमें जो वर्क बनता है, क्या फायर कभी भी इस तरह से डोमेस्टिक एरिया में, मतलब किसी के घरों में जाके, प्राइवेट या ऑफिसेज में जाकर ऐसे रैंडम चेकिंग नहीं करती है? क्या उसको सिर्फ ये परमिशन चाहिए होती है कि पहले कंपिटेंट अथॉरिटी उसको बताए ये बात? नहीं, देखिए, जो बिल्डिंग मेरे एनओसी जिसमें चाहिए है, जिसको मैंने एनओसी दिया है, उसमें हम जाते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग ने हमसे एनओसी लिया हुआ है, 3 साल हो गए और रिन्यू नहीं करा रहा, तो हम उसको नोटिस भी देते हैं। जैसे कि हमने द्वारका में करीब 135 अभी सोसाइटियों को नोटिस दिया था। जिसको एनओसी नहीं दिया, या जो बिल्डिंग मेरे पास रेफर नहीं है, हम उसमें नहीं जाते हैं। देखिए, दूसरी एक बात, आप मेरी बात को समझिए। हम अगर सारे मिल के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। आप ब्लेम दे दें, मैं कह दूं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं हर बात के लिए तैयार हूं, बट ये मेरे को ये कैसे पता चले कि एक दूर दराज कहीं इलाके में या किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में किसी ने एक फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा बेबी केयर सेंटर खोल लिया और उसने काम शुरू कर दिया है? मेरे पास ये पावर नहीं है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये मैन पावर नहीं है कि हम हर जगह जाए और जगह जगह ढूंढे। जैसे कि पुलिस के पास एक बीट कांस्टेबल सिस्टम होता है, उनके पास एक सिस्टम होता है उस एरिया को निगरानी करने के लिए, क्योंकि उस एरिया की लॉ एंड ऑर्डर देखनी है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। मेरे पास फायर स्टेशन है, वो फायर कॉल को अटेंड करने जाते हैं, वापस जाते हैं। तो जब तक मेरे नोटिस में नहीं लाया जाएगा, मेरे को बताया नहीं जाएगा, मेरे लिए ये लॉ के हिसाब से भी पॉसिबल नहीं है, और ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं। मान लीजिए आप कहें कि इतने लोगों की डेथ हो गई और आप ऐसी बात, ये दोनों चीजों से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जाऊं और घर घर जाऊं, ढूंढूं और कहाँ क्या चल रहा है और इसको फायर करने से चाहिए नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क है फॉर अस। तो सर आपकी नजर में क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये तो नेचुरली उस अथॉरिटी की तो जिम्मेदारी बनती है जो लाइसेंस दे रही है कि वो इन्फॉर्म करे आपको, लेकिन अगर वो इन्फॉर्म नहीं कर रही तो सर ये तो घटनाएं फिर होती रहेंगी। तो इसका कोई एक मिडवे, कोई सोल्यूशन तो आपको नजर आ रहा होगा कि अगर ये कर लिया जाए, जैसे आपने बीट सिस्टम को मेंशन किया, तो कुछ ऐसा कोई आपकी रिसर्च में भी कोई चीज आई होगी, अध्ययन, इतने आप अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल मैंने अभी सुबह भी बात हुई थी, ये सोचा है मैंने, जो मेरे को जितनी समझ है या कहिए जैसे मैं एज ए डायरेक्टर, कि जिन बिल्डिंगों को फायर एनओसी नहीं चाहिए उनके लिए भी हमें गाइडलाइन बनाएंगे, और वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस को देंगे कि आप जो भी आपके पास जितने भी रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन पहले से मिनिमम चीजें उसमें देखें, चाहे या उनको इम्प्लीमेंट कराएं, उनको चिट्ठी लिखें कि बिफोर यू स्टार्ट ए क्लिनिक, स्टार्ट करेंगे
तो आपको जो है ये बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। फायर एनओसी लेना एक अलग चीज है और एक बेसिक रिक्वायरमेंट अलग चीज है। अगर आपको फायर एनओसी नहीं भी चाहिए तो भी आपको नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बेसिक फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने चाहिए और होने चाहिए। तो एक गाइडलाइन बनाई जाएगी, अभी जरूर हम इस हफ्ते गाइडलाइन बना के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन बिल्डिंगों को एनओसी नॉट रिक्वायर्ड भी है, जैसे कि 9 मीटर से कम है, उनमें भी ये बेसिक चीज का इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करी जाएगी, जिससे ये दुर्घटना ऐसी जो हुई है गलत आगे से ना हो और लोगों की जानें बचाई जा सके। सर क्या इसको लेकर कोई कानून है कि आप जब घर बना रहे हैं तो कोई फायर सेफ्टी, वो तो ठीक है हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए खुद लगवा भी लेता है, कई घरों में सिलेंडर हमने देखे भी है जो रखते भी है फायर सेफ्टी मेजर्स, लेकिन क्या ये कोई कानून है ऐसा कोई कि उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, या फिर और ये कोई कानून है कि फायर वालों को चेक करना पड़ेगा नहीं करना है? दोनों ही बातें मैं समझना चाहूंगा। देखिए, एट प्रेजेंट ऐसा कानून कि आप जैसे घर है 15 मीटर से अगर घर आपका कम है उसमें एनओसी रिक्वायर नहीं है। जैसे 9 मीटर से कम हॉस्टल में ये सॉरी इसमें जो नर्सिंग होम में नहीं है। कोचिंग सेंटर में 9 मीटर से अभी कम में एनओसी नॉट रिक्वायर्ड है। बिजनेस बिल्डिंग में 15 मीटर से जो कम है उनमें एनओसी नॉट रिक्वायर्ड है। और आपको ये पता है कि 70% जो बिल्डिंग जो पॉपुलेशन दिल्ली में रहती है वो एरिया वैसा है कि जो प्लान नहीं होता, अनप्लान्ड है। गाँव में बिल्डिंगें बन गई, अनऑथराइज कॉलोनी है, लाल डोरा है, अर्बन बहुत सारे आप। और 70% पॉपुलेशन इसमें रहती है, तो इसमें अगर आप मेरे से कहेंगे तो यस, नियमों का अनदेखा तो हो ही जाता है। अब जब ये बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है जिनको आप अनऑथराइज कहते हैं, तो वहाँ नियमों का अनदेखा होता है। मैं एग्री करता हूँ आप इस बात से। सर हो आपको चुकी। इस केस में क्या लगता है कि जो किस वजह से आग लगी होगी, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है अभी? देखिए, आग जो लगने का कारण मेरे को लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फॉल्ट ही लग रहा है। कुछ चमशीद गवाह थे वहां पे, उन्होंने ये कहा था कि शायद आग ऊपर जनरेटर से शुरू हुई, जनरेटर में कुछ स्पार्क हुआ, कुछ ऐसा बता रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। और वहां पे कूड़ा करकट था, उसमें आग लगी। फिर उनका एक बोर्ड था बेबी गियर से, उससे आग लगी, और नीचे सिलेंडर थे उसमें आग लग गई। पर अभी डेफिनेटली कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे पोल से लगी है, पोल में आग थी, वहाँ कार थी, कार में आग लग गई, फिर कार के पास सिलेंडर पड़े हुए थे उससे लग गई। तो बहुत सारे ये लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि और कोई ऐसी चीज समझ नहीं आई वहां पे कि आग किस वजह से लग सकती है, तो मुझे लगता है कि ये है इलेक्ट्रिक मॉल फंक्शन या जनरेटर का मॉल फंक्शन। कुछ वो जनरेटर चला हो वहां पे, कुछ उस टाइम में कुछ उसमें स्पार्क हो, आग लगाओ। तो अभी ये बाकी इंक्वायरी में पता लगेगा, पर प्राइम ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का गड़बड़ हुआ है उसमें। सर जाते जाते आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस तरह के जो नर्सिंग होम्स चला रहे हैं उनको लेकर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुख भरी घटना है और इसमें किसी का भी बच्चा हो सकता था। हमारे रिलेटिव भी हो सकते थे, आपके भी हो सकते थे। ये देखिए, पुलिस ने भी मेरे को बताया, ये हम न्यूज में पढ़े थे, ओवर क्राउडेड था उसमें, बच्चे कम रखने की जगह थी और उन्होंने ज्यादा बच्चे रखे हुए थे, रास्ते बंद किए हुए थे, रास्ता एक था। तो मेरा सबसे ये कहना है कि जब, देखिए ये मैं कई बार कह चुका, लोग मेरे ऊपर हंसते भी हैं, पर फिर भी मैं कहता हूँ, जब तक आपने बहुत रूल बनाए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं। पर जब तक पब्लिक नहीं कहेगी, आप नर्सिंग होम में इलाज कराने जाते हैं जरूर पूछे फायर एनओसी आपने लिया या फायर की क्या अरेंजमेंट है। आप बैंकेट हॉल में जाते हैं जरूर पूछे, आप बुक करते हैं, खाना देखते हैं, एसी देखते हैं, लगे हाथ तो ये भी देख लीजिए अगर आग लग जाएगी तो क्या प्रावधान है आपके पास। अगर रेस्टोरेंट में जा, तो अनलेस पब्लिक स्टार्ट आस्किंग इट, पब्लिक इज अवेयर अबाउट देयर सेफ्टी, बिकॉज आफ्टर ऑल सबसे ज्यादा नुकसान उन माँ बाप का हुआ जिनके बच्चों की डेथ हुई। सही बात है सर। हमने उनको बंद कर दिया, जेल कर दिया, सब कुछ हो गया, मैंने कह दिया मैं नई गाइडलाइन बना दूंगा, उससे और लोगों की जान बच जाएगी, पर जो चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे ये कहना है कि आप सभी लोग जब भी कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए, जरूर पूछिए, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो लोगों पे जब प्रेशर आएगा तो करेंगे। और मेरे को एक छोटी सी बात आपके माध्यम से और ये कहनी है कि जब भी हम फायर कॉल पे जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम 3 आ रहा है, जो मैं आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को कहना चाहूंगा। टाइम पे कॉल करें मेरे को, खुद फायर फाइटिंग ना करना चाहें, पूरी इन्फॉर्मेशन दे, अगर इसमें हमें टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल जाती, हम जल्दी पहुंच जाते, तो शायद हम और बच्चे बचा सकते थे। तीसरा, हमारी गाड़ी पहुंच जाती है, लोग भीड़ लगा लेते हैं, लोग वीडियो बना रहे होते हैं वहां पे, और हमारी गाड़ी पहुंचने में 2-4 मिनट और वेस्ट हो जाते हैं। एवरी मिनट इज क्रूशल। तो मेरा आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है सभी से कि सबसे पहले खुद बाहर निकल जाएं, फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दें और फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बनाएं।
ना कि चारों तरफ भीड़ लगा के उसका रास्ता ब्लॉक कर दें और सर फायर अगर खुद डिपार्टमेंट को ट्रैप हो गाइड जाए करें। कोई आदमी निकल ही ना पाए फिर? ठीक है, वो नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ, अगर आदमी कोई ट्रैप हो गया, नहीं निकल पाया, तो ही हैज टू कॉल इमीडिएटली। हो क्या रहा है, आदमी पहले खुद बुझाने की कोशिश करता है, फिर वो फायर ब्रिगेड को, जब आउट ऑफ बात हाथ से निकल जाती है, फिर वो बुलाता है। और जब हम जाते हैं तो चारों तरफ वो लोग घेर लेते हैं, और हम पहुंचने में, हमें उतरते हैं, हम सायरन जाते हैं समझ क्योंकि गया उनका सर। दिमाग फोटो की। तो ये मेरी जरूर रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से पब्लिक से, कि कृपया ये ना करें, सबसे पहले फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि जितने मिनट जल्दी हम पहुंचेंगे उतनी ज्यादा जाने और प्रॉपर्टी बचा पाएंगे। जी सर, आपने क्राइम तक से बात की सर, थैंक यू सो मच अतुल सर। बहुत वैल्यूएबल आपने सजेशंस दिए, साथ-साथ पूरी डिटेल में आपने समझाया कि इस केस के पीछे फायर का क्या रोल बनता है और लोगों को अवेयर रहना चाहिए फायर को लेकर, उनको क्या-क्या नॉर्म्स का पालन करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।